ब्रीडिंग स्टॉक परचेज किया था 78 में, तब ये मिल्क प्रोडक्शन था 977 लीटर लैक्टेशन का, पूरा 300 दिन का गिने तो इतना, मीन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 या 2 लीटर पूरे दिन में दूध दे रहे। तो उसको हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर 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 अभी हमारे पास 3200 लीटर तक मिल्क प्रोडक्शन इसका कांकरेज का हमला है। ब्राज़ील का सुन रहे हैं कि ब्राज़ील में कांकरेज गाय इतना दूध दे रही, लेकिन वो आप रिकॉर्ड देखेंगे एक गाय दे रही होगी और उसको पूरे हाईलाइट हो जाएगा कि कांकरेज में 5000 लीटर दूध है। यहाँ हमारे पास 5000 लीटर दूध देने वाली, उससे ज़्यादा देने वाली भी गाय है और उसका रिकॉर्डिंग पूरे हमारे पास तो 40 साल से मॉर्निंग इवनिंग का कंप्लीट रिकॉर्डिंग है। तो ऐसा क्या प्रोटोकॉल्स आपने अपनाए कि आज गायों की मिल्क कैपेसिटी आपने इतनी बढ़ा दी? रिकॉर्ड कीपिंग, कोई भी एनिमल्स आपके पास है तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी तरह होना चाहिए, तो आप ये एनिमल्स को पहचान सकोगे अच्छी है, दूध नहीं दे रही इसकी। तो उससे पहले तो हमने अब 40-50% तक कलिंग लेवल रखा था। एक दिन किसी गाय ने 20 लीटर दूध दे दिया और वो उसकी कैपेसिटी लैक्टेशन की 150 दिन ही है, तो अच्छी गाय है, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी ने को वो 300 दिन तक दूध देगी। एक गाय हमारे पास थी जिसने फर्स्ट लैक्टेशन में 1500 लीटर ही दूध दिया, उसने अपने फोर्थ लैक्टेशन में 5000 लीटर दूध दिया। कई बार कि ऐसा भी होता है कि अच्छे माँ बाप है लेकिन उसका बच्चा अच्छा नहीं रहता, डोन भी बनता है, और कई ये झोपड़ियों में रहने वाले और लारी चलाने वाले के बच्चे भी बड़े IAS डॉक्टर बन जाते हैं। कांकरेज मतलब कि बड़े सींग होने चाहिए, लुक सुंदर होना चाहिए। बड़े सींग करने के लिए होर्न कोर भी 2 साल का बछड़ा होगा, गाय होगी 2 साल की बछड़ी, तो उसके ऊपर होर्न के छिलके निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या है प्रोसेस इन्फ्लामेशन होता है, सूज जाते हैं होर्न और वो सींग बड़े हो जाते हैं। मतलब ब्राज़ील में भी हमको ऐसी हैवी अडर वाली गायें नहीं दिखी और कहीं भी नहीं दिखती हैं, तो ये अडर पर दांतीवाड़ा ने कैसे काम किया ये उसको बढ़ाने के लिए? हमने अडर साइज से सिलेक्शन कभी नहीं किया। नमस्कार। पूरा देश घूमने के बाद, पूरा ब्राज़ील को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कांकरेज यानी गुजेरा, जिसे ब्राज़ील में गुजेरा कहते हैं, एक ऐसी ब्रीड है जिस पर बहुत कम काम हुआ है और जिसके बारे में सही उसकी कैपेसिटी लोगों तक नहीं पहुंच सकी है। लेकिन भारत में एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसके कांकरेज कैटल ब्रीडिंग फार्म में बहुत बेहतरीन विश्व स्तरीय काम हुआ है। और इस काम को अंजाम देने वाले आज जो शख्सियत है हमारे साथ, इनकी अगर आप बात सुनेंगे तो आपको कांकरेज की बहुत क्लैरिटी होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। IFI ZCI के इस पहले और एक अलग किस्म की ज़िबू कास्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम बात करें तो टेक्निकलिटी बात पर जाएं, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी पर जाएं, दुनिया में कैसे काम हो रहा है इस पर जाएं, तो उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि दांतीवाड़ा जो केंद्र है और जो कांकरेज है आपकी नज़र में क्या है और ये कैसे दांतीवाड़ा इस पर काम कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर HH पंचासरा, मैं अभी यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली आप जो फार्म देख रहे हैं वो है लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन, कामधेनु यूनिवर्सिटी उसके अंदर में आता है, और इस फार्म का एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था। जब ये एस्टेब्लिश हुआ तब बेज स्टॉक पूरे गुजरात में घूम के जो कांकरेज का ब्रीडिंग टेक है वहाँ से लेके आए थे। तब हमने देखा कि कांकरेज में एक्चुअली कांकरेज ब्रीड है वो इंडिया में क्लासिफिकेशन करें तो वो ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, क्योंकि वो ये इसका मिल्क प्रोडक्शन मीडियम रेंज में आता है और उसके जो बुलोक है वो खेती के उपयोग में हम ले सकते हैं।
तो इसके लिए हमने जब ब्रीडिंग स्टॉक परचेज किया था 78 में, तब हमारा मिल्क प्रोडक्शन था 977 लीटर लैक्टेशन का, पूरा 300 दिन का गिने तो इतना, मीन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 या 2 लीटर पूरे दिन में दूध दे रही थी। तो उसको हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर कर के अभी हमारे पास 3200 लीटर तक मिल्क प्रोडक्शन इसका कांकरेज का हमला है। और इसके बुलोक जो भी है वो बुलोक भी हमने फील्ड में दिए, और ये एक गवर्नमेंट फार्म है, उससे गवर्नमेंट फार्म में मेंटेन होता है तो ठीक है, दूध दे रहे, उससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा। हम फार्मर्स को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए कि इसमें जो पैसे यूज रहे वो उसके गवर्नमेंट के यूज है। तो हमने पहले तो हमारे पास सीमेंट स्टेशन नहीं था, तो हम ऐसे किसी भी अच्छे बुल है वो फील्ड में देते थे फार्मर्स को ब्रीडिंग के लिए। अच्छी गौशाला है, सीमेंट स्टेशन है, उसको हम यहाँ से अच्छी पेडिग्री रिकॉर्ड वाले बुल देते थे। फिर हमने 2010 में एक सीमेंट स्टेशन एस्टेब्लिश किया, और उसमें हम अच्छे बुल के सीमेंट डोज भी बनाते हैं और फील्ड में भी हम देते हैं। और हमारे यहाँ फील्ड में गुजरात में 14 AI सेंटर है, तो वहाँ भी कांकरेज गाय में हम हमारे सीमेंट डोज ही अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप देखोगे कि कांकरेज गाय की ब्यूटी की आपने देखी नहीं, कि ब्राज़ील का सुन रहे हैं कि ये ब्राज़ील में कांकरेज गाय इतना दूध दे रही, लेकिन वो आप रिकॉर्ड देखेंगे एक गाय दे रही होगी और उसको पूरे हाईलाइट हो जाएगा कि कांकरेज में 5000 लीटर दूध है। यहाँ हमारे पास 5000 लीटर दूध देने वाली, उससे ज़्यादा देने वाली भी गाय है, और उसका रिकॉर्डिंग पूरे हमारे पास तो 40 साल से मॉर्निंग इवनिंग का कंप्लीट रिकॉर्डिंग है। और हमारे पास जो रिकॉर्ड है आप देखेंगे, हमारे पास 5700 लीटर्स एक पूरे लैक्टेशन में दिया है, वैसे भी गाय है। तो आप ऐसे सोचते हैं कि कांकरेज गाय मीन्स घुमक्कड़ गाय है, दूध नहीं दे रही, लेकिन ये सब गलत है। यहाँ कांकरेज गाय भी है। आप पूरे इंडिया में देखेंगे कि पूरे इंडिया में कोई गवर्नमेंट फार्म है तो उससे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हमारे कांकरेज गाय का है। अच्छा। और तो सर ऐसा क्या हुआ जब आप बता रहे हैं 78-80 के आसपास इस पर आप बारीकी से काम शुरू किया, तो ऐसा क्या प्रोटोकॉल्स आपने अपनाए कि आज गायों की मिल्क कैपेसिटी आपने इतनी बढ़ा दी? क्या छोटी छोटी बातें, बारीकियां आपने फोकस किया कि किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? ओके, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो हमने एक तो पहले जो कलिंग, एक जो डेयरी फार्म है अच्छी है तो उसमें कि एक मेन रीजन है कलिंग। आप रिकॉर्ड, एक तो रिकॉर्ड कीपिंग, कोई भी एनिमल्स आपके पास है तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी तरह होना चाहिए, तो आप ये एनिमल्स को पहचान सकोगे अच्छी है, दूध नहीं दे रही इसकी। तो उससे पहले तो हमने अब 40-50% तक कलिंग लेवल रखा था कि एक गाय का रिकॉर्ड देखा, पूरा हर्ड का रिकॉर्ड देखा, अच्छी नहीं है, सबको निकाल दिया ऐसे। और फील्ड से कहीं से भी जो भी बुल है, अच्छे अच्छे बुल सिलेक्ट करके हमने ये इसका ब्रीडिंग किया। पहले तो हमारे पास सीमेंट स्टेशन तो नेचुरल ब्रीडिंग चल रहा था, अभी हम यूज़ कर रहे 100% AI ही यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास ये AI में भी अगर 60% तक का हमारा फर्टिलिटी रेट है। तो अभी अच्छे बुल सिलेक्ट कर करके उसको हम हमारे ब्रीडिंग में यूज़ किए, और उससे पूरी लाइन। और कोई भी फार्म में रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है, तो ही आपका पता चलेगा कि आपके पास एनिमल्स कैसे है। ऐसे एक दिन किसी गाय ने 20 लीटर दूध दे दिया और वो उसकी कैपेसिटी लैक्टेशन की 150 दिन ही है, तो अच्छी गाय है ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं कि वो 300 दिन तक दूध देगी। तो सभी पैरामीटर चेक कर करके हमने ये इसको डिस्पोज भी किए हैं गाय। और अभी हमारे पास एवरेज लैक्टेशन यील्ड 300 डेज की एवरेज लैक्टेशन यील्ड लेंथ भी आती है। तो वैसे अच्छी तरह सिलेक्शन करके और कलिंग करके हमने ये ध्यान दिया। और मैनेजमेंट, इसमें कोई भी गाय आपके लेके आए अच्छी तरह, अच्छी गाय है 20 दिन में 20 लीटर दूध देने वाली, लेकिन उसको खिलाएंगे नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, तो गाय को दूध नहीं देगी। कुछ अच्छी तरह मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तो वो सब ध्यान रख के हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जो अच्छी प्रोजनी मतलब जिस गाय की बन रही है,
और अच्छे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जिसके आपको लगता है कि अच्छे बुल्स भी बन सकते हैं जिन गायों के, तो आप कितने साल बाद ये तय करने में इस निष्कर्ष पर या रिसर्च पर पहुंचते हैं कि ये गाय अब टेस्टेड है, इसके बछड़े अच्छे होंगे, इसकी बछड़ियाँ अच्छी होंगी जिनको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ये कितने दिन बाद आपके अनुभव से आपने पाया है? ऐसे तो हम रिकॉर्ड जिसकी एक जो बछड़ी आई है फीमेल, उसको एक चांस तो मिलता ही है कि वो बड़ी हो के प्रेग्नेंट हो और एक फर्स्ट लैक्टेशन का मिल्क मिले हमको। कई बार ऐसा हुआ है, हम ये भी एक देखने वाली बात है। एक गाय हमारे पास थी जिसने फर्स्ट लैक्टेशन में 1500 लीटर ही दूध दिया, उसने अपने फोर्थ लैक्टेशन में 5000 लीटर दूध दिया। तो ऐसे भी ये बायोलॉजिकल साइंस है, कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि 100% ये है। लेकिन बुल में क्या है कि बुल हम प्रोजनी टेस्टिंग करते हैं, फील्ड में हमारे एआई करते हैं। जो भी ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि बुल अच्छा है, उसकी माँ का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा था, लेकिन बुल में अपनी जेनेटिक ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी नहीं होती है। अच्छे माँ का बुल है तो वो उसके बछड़े सब अच्छे ही आएंगे, वो 100। उसके लिए हम प्रोजनी टेस्टिंग करते हैं। तो ये कोई भी बुल है तो उसका 20 बछड़ी आई, तो अब उसके माँ का रिकॉर्ड है, बुल के माँ का रिकॉर्ड है, तो उसके हिसाब से वो जो 20 बछड़ी है प्रेग्नेंट होगी और फर्स्ट लैक्टेशन का मिल्क हमने रिकॉर्ड किया, तो वो अपने जो बुल की रिकॉर्ड है उससे अच्छा, माँ का रिकॉर्ड है उससे अच्छा या उससे एवरेज आना चाहिए, तभी ये बुल है। तो हमको पता चलेगा कि ये बुल में एबिलिटी भी है कि अपने जेनेटिक ट्रांसफ़र करने के लिए। आप देखते होगे कई बार कि ऐसा भी होता है कि अच्छे माँ बाप है लेकिन उसका बच्चा अच्छा नहीं रहता, डोन भी बनता है। और कई ये झोपड़ियों में रहने वाले और लारी चलाने वाले के बच्चे भी बड़े आईएएस डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसा 100% तो हम निष्कर्ष पे नहीं आ सकते कि ये गाय के सब बछड़े अच्छे ही होंगे, लेकिन उसमें चांसेस रहता है कि अच्छे गाय के बछड़े अच्छे ही रहेंगे। तो वैसे सिलेक्ट करते हैं कि गाय का जो रिकॉर्ड मिलता है उसके हिसाब से हम बछड़े के सिलेक्शन करते हैं, मेल के भी सिलेक्शन करते हैं। तो अमूमन ये कैसे तय होता है कि प्रोजनी बेसिकली वैसे है क्या, टेक्निकल शब्दों के बारे में बात करें, और दूसरा कि कितने वर्ष के बाद हम ये कहेंगे कि ये बुल फलाना बुल प्रोजनी टेस्टेड है? उसका जनरली हम 6 से 7 साल तक वेट करना पड़ेगा कि अब उसकी एआई किया, उसमें से 100 एआई किया तो उसमें से 70% है तो 35 मेल 35 फीमेल आएंगी। तो उसमें से 35 फीमेल आएगी, वो सब 35 बड़ी होगी, उसमें से भी कई हो जाएगी। तो लास्ट में हमको मिनिमम 20 रिकॉर्ड बछड़ी के चाहिए कि वो बड़ी हो, प्रेग्नेंट हो और वो मिल्क प्रोडक्शन दे। उसका रिकॉर्ड करके फिर हम बता सकेंगे कि ये बुल का अच्छा है, क्योंकि ये बुल तो तब चला गया होगा, लेकिन हम उसका सीमेंट डोज निकाल के सीमेंट डोज प्रिजर्व करते हैं। हम एक बुल का जनरली 5000 डोज रखते हैं हमारे पास, उसका प्रोजनी का रिजल्ट आया, उसके बाद वो हम फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये बुल का ब्रीडिंग वैल्यू अच्छा है, कि इसमें ट्रांसफ़र पावर है, कि उसका जेनेटिक ट्रांसफ़र पावर है, तो उसको हम फिर सीमेंट डोज यूज़ करते हैं, और जिसका ट्रांसफ़र पावर नहीं उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि गांवों में और जो एक कांकरेज को लेकर होता है कि लोग कांकरेज में बड़े बड़े सींग वाले प्रेफर करते हैं। एक मानसिकता भी डेवलप हुई है देश में कि कांकरेज मतलब कि बड़े सींग होने चाहिए, लुक सुंदर होना चाहिए। और तो क्या कांकरेज की परिभाषा डेफिनेशन वही है कि कांकरेज बड़े सींग वाली हो? जैसे यहाँ के हम दांतीवाड़ा लाइन देखते हैं तो वो थोड़ा सा पतले दिखते हैं, तो ये क्या है? नहीं, इसमें क्या है कि कांकरेज में बहुत रेंज रहती है कि आप वाइट कलर की कांकरेज भी मिलेंगी, ब्लैक कलर की, और वाइट के और ब्लैक के बीच बहुत रेंज है, ग्रे कलर, वो सब में। ऐसे भी उसका लुक में भी अब अच्छे सींग बड़े सींग देख के वो, लेकिन जनरली ऐसा हमारा स्टडी हुआ है तो पता चला है कि जो बड़े सींग वाली है उसका मिल्क प्रोडक्शन ऐसा ज़्यादा नहीं रहता। उसकी लुक, आप लुक देखोगे तो उसको लुक अच्छी रहेगी, लेकिन ये पतले सींग साइज मीडियम है। तो वो भी हमारे पास एक गाय थी, उसकी साइज बहुत साइज मीडियम थी वो, लेकिन
वो उसका पीक यील्ड 24 लीटर तक पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो लुक देख के आप अच्छा लुक है तो वो मिल्क प्रोडक्शन देगी। वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो आपको उसका रिकॉर्ड चेक करके ही सिलेक्ट करना पड़ेगा है कि बड़े सींग है और बड़ी साइज है तो वो कांकरेज गाय है, और दूसरी जो छोटे सींग और पतले सींग है तो वो कांकरेज गाय नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत 11 अलग अलग स्ट्रेन रहती है कांकरेज में। तो ऐसा नहीं है कि ये आप देखोगे कि ये कांकरेज बड़े सिंग नहीं है तो ये कांकरेज नहीं है। तो ऐसा है कि ये आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पतले सिंग छोटे सिंग है मीन्स कंपेरेटिव, तो वो भी कांकरेज ही है। अच्छा, तो मोटा सिंग नेचुरल है या ये बाद में होता है ऐसा? उसमें बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं, बड़े सिलेक्टिव बड़े सिंग भी आती है, और बड़े सिंग करने के लिए होर्न कोर भी 2 साल का बछड़ा होगा, गाय होगी 2 साल की बछड़ी, तो उसके ऊपर होर्न के छिलके निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या है प्रोसेस, इन्फ्लामेशन होता है, सूज जाते हैं होर्न और वो सिंग बड़े हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो टेबू पर्पज़ के लिए भी मीन्स कि अच्छी लुक के लिए उसको होर्न निकालते हैं। उसको और होर्न की साइज और मिल्क प्रोडक्शन को बहुत रिलेशन नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम किसी भी एक कांकरेज जो चाहे दांतेवाड़ा लाइन की है तो वो भी मोटे सिंग की हो सकती है बचपन से अगर फोकस करें। हाँ, उसको सिलेक्शन आप अच्छे बुल और बड़े सिंग वाले बुल का करेंगे तो वो एक्चुअली जो फिजिकल कैरेक्टर्स है कोई भी एनिमल्स में वो आप जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। आपको जो भी चेंज लाना है कि बड़े सिंग वाली चाहिए बदले, वो 1 या 2 जनरेशन में हो जाएगी। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन है वो मल्टी जीन से गवर्न होता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको 3, 4, 5, 6 जनरेशन तक राह देखनी पड़ेगी। लेकिन फिजिकल जो लुक्स है वो 2 जनरेशन में आप चेंज कर सकते हो। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मोटे सींग वाला बुल या गाय है तो उसका वो सींग का जेनेटिक्स में ट्रांसफर होता है क्या? हाँ, वो होगा, जेनेटिक्स में ट्रांसफर होता है। वो बोल रहा ना मैं कि 1 या 2 जनरेशन में आप लुक चेंज कर सकोगे, प्रोडक्शन इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। पर मैं देख रहा हूँ, मैंने जितना दांतेवाड़ा को अभी गाय मतलब भ्रमण किया तो यहाँ का जो अडर मैं देख रहा हूँ वो मतलब इंटरनेशनल उस कैलेंडर को फोकस करता है। मतलब ब्राज़ील में भी हमको अमूमन ऐसी हैवी अडर वाली गायें नहीं दिखी और कहीं भी नहीं दिखती हैं। तो ये अडर पर दांतीवाड़ा ने कैसे काम किया ये उसको बढ़ाने के लिए? हमने अडर साइज से सिलेक्शन कभी नहीं किया। हाँ। हम मिल्क प्रोडक्शन पे लेकिन जनरली ऐसा है कि जिसका बड़ा अडर होगा, मिल्क वेन अच्छी होगी, डेवलप होगी, तो उसका धीरे धीरे वो प्रोडक्शन बढ़ेगा और अडर भी उसकी अडर साइज मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नेचुरली अडर साइज तो बढ़ेगी। तो अडर साइज जैसे हमारे यहाँ कांकरेज गाय में अडर साइज आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी अडर साइज है और वो कंपेरेबल है कि गिर या क्रॉसब्रेड या एचएफ के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो कि इसकी अडर साइज कितनी है। तो ये अडर मतलब फीडिंग का नतीजा भी होता है या ब्रीडिंग का करेक्शन मान सकते हैं? जनरली फीडिंग तो पहले किसी को भी आप अच्छी गाय है उसको पूरा खाना नहीं मिला तो वो सब ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन ब्रीडिंग का भी नतीजा है कि अच्छे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अडर की साइज ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो मीन्स अडर की साइज बढ़ेगी तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। तो हम एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए सिलेक्शन जनरली हमने 5 साल से लुक को भी फोकस किया है कि लुक भी अब मार्केट में जो एक्सेप्टेबल लुक है कि बड़े सिंग वाली चाहिए। लेकिन उसके पहले हम खाली प्रोडक्शन के देखते थे, लुक नहीं देखते थे। तो अभी आप देखेंगे कि प्रोडक्शन के लिए तो आप अडर साइज आपने देखी है कि अडर साइज वो कंपेरेबल है। तो अडर साइज तो ऐसे खिलाने से कुछ अडर साइज नहीं बढ़ती है ऐसे कि आप, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट खाना पीना तो उसको जो जितनी रिक्वायरमेंट वो तो पूरा करना पड़ता है तभी अडर साइज मिलेगी। लेकिन ऐसा करो कि अच्छा खिला के हम अडर साइज बढ़ा देंगे तो वो नहीं होगा। तो क्या मतलब अगर हम दूध की बात करें, अगर जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट से क्या दूध पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम अच्छे बुल भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये श्योरिटी होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिल्क बढ़ेगा? और अगर हम एक 10-12 साल की अगर हम जनरेशन को देखें, 10-12 साल का पैन में अगर किसी माँ की का दूध 10 लीटर है इन दे का
तो क्या ये श्योरिटी मिलती है कि उसका बच्चा 12 साल बाद उसकी जनरेशन 15 लीटर या 18 लीटर दूध पाएगी? हाँ, वो हो सकता है कि, लेकिन उसमें जनरेशन में एक दो जनरेशन, 12 साल मीन्स 2 जनरेशन हुए, तो 2 जनरेशन में आप उसका बच्चे अच्छी तरह वो, लेकिन प्रोबेबिलिटी थी उसके आपके 10 बछड़ी आई तो 10 बछड़ी में से 7 बछड़ी अच्छा दूध वाली निकलेगी। इसमें मीन्स बायोलॉजिकल साइंस में हम 1+1 2 ही होगा वैसा नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती कि अच्छी बुल और अच्छी माँ का बछड़े और उसका प्रोडक्शन अच्छा ही रहेगा। लेकिन हम ऐसा गारंटी से नहीं बोल सकते कि ये बछड़ी जब काफ जन्मा और वो बछड़ी आई तो वो बछड़ी अच्छी ही निकलेगी, वैसा उसका फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा तभी पता चलेगा। और लेकिन ये गलती भी गुंजाइश मुझे रहती होगी, लग रहा है आपसे बात करने के बाद, कि तीसरे जनरेशन में एक छोटी सी गलती चौथे जनरेशन को खराब कर सकती है, ऐसा हो जाता होगा? हो सकता है। यही आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो 5000 लीटर दूध देने वाली गाय थी एक लैक्टेशन में, उसका फर्स्ट लैक्टेशन यील्ड 1500 लीटर ही था। अब उसको पता नहीं ऐसे ही इम्प्रूव होती की गई था, फोर्थ लैक्टेशन में उसने 5000 प्लस मिल्क दे दिया। तो ऐसा भी होता है कि अभी हम, लेकिन उसका क्या है कि हमको पता चल गया है कि इसकी जेनेटिक कैपेसिटी है कि वो 5000 लीटर दूध दे सकती है। उसके पहले के बछड़े हमने सिलेक्ट नहीं किए थे, उसके बाद के पता चला कि ये गाय अच्छी है, तो उसके बाद के बछड़े हमने सीमेंट कलेक्शन के लिए और बुल के लिए यूज़ किए। लेकिन उसके पहले के बछड़े मिस सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम रहता है कि कभी ऐसे ही है कि अच्छी गाय का बछड़ा भी चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार दूध दिया तो एक ही बार ज़्यादा दूध दिया तो उसके हमको ऐसा तो पता चल ही जाता है कि इस गाय में जेनेटिक पोटेंशियलिटी है कि वो दूध दे सकती है। अभी क्या है कि इसमें प्रोडक्शन में भी एनवायरमेंटल इफेक्ट आती है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसका ये एक्चुअली कांकरेज गाय में मदरिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसका बछड़ा मर गया तो फिर ये बियाने के बाद 15 दिन हुआ फिर भी वो दूध देनी बंद हो जाएगी। तो उसको बछड़े को तो उसको चाहिए ही मिल्किंग टाइम के समय, तो वो बछड़े को रखने के लिए, और आप बोल रहे थे कि बछड़े मीन्स चांसेस रहते हैं कि अच्छी बुल और अच्छी गाय का बछड़े अच्छे ही आएंगे। तो ये एक बात और समझाइए कि ऐसा क्या होता है कि अमूमन मैं देखता हूँ, चाहे गिर हो, साहिवाल हो, राठी हो, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती हैं लैक्टेशंस, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो क्या कांकरेज में आपका रिसर्च ने क्या देखा है? हाँ, ऐसे जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट लैक्टेशन से 5th 6th लैक्टेशन का ग्रेजुअली लैक्टेशन यील्ड बढ़ता जाता है, फिर बाद में डाउन होता है। लेकिन कई बार हमारे पास एक गाय थी, उसका 6th या 7th लैक्टेशन में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन आया था। तो जनरली ऐसा रहता है कि वो फर्स्ट 5th लैक्टेशन तक उसका बढ़ता जाता है और बाद में उसका मेंटेन रहता है 6th 7th लैक्टेशन, फिर डाउन हो जाता है एज के हिसाब से। अच्छा, तो ये जो दांतीवाड़ा केंद्र है, यहाँ जितनी भी गायें होती हैं, बच्चे होते हैं या बछड़े होते हैं, तो इनके क्या प्रोग्रामिंग रहती है, क्या किया जाता है इन बाद में? जनरली हमारे पास जो हर्ड स्ट्रेंथ है, अभी हमारे पास 450 एनिमल्स की हर्ड है, कांकरेज गाय की हर्ड स्ट्रेंथ, उसमें से 250 एनिमल्स एडल्ट एनिमल है। तो हमारे पास जनरली एक साल में 100 बछड़े ऐड होते हैं, काविंग होता है गाय प्रेग्नेंट। तो हर साल हम निकालते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि इतने सब एनिमल को रखने के लिए। तो हम हर साल ऑक्शन करते हैं, टेंडर पद्धति से गाय निकालते हैं। और किसी को भी बुल या सीमेंट डोज चाहिए तो वो थ्रू आउट ईयर हम कभी भी देते हैं। वो अपने गांव का मुखिया का कोई ये सर्टिफिकेट लेके आए कि ये पशुपालक है और पशुपालन करता है, तो उसको कांकरेज गाय का हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो दिखा के उसको वो मेल काफ हम ब्रीडिंग बुल के लिए तो वो अक्रॉस द इंडिया का कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। अच्छा, अक्रॉस इंडिया। अच्छा, तो कांकरेज का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए कि कांकरेज की अडेप्टेबिलिटी कैसी है? अमूमन जैसे बाकी नस्लों में हम देखते हैं कि वो रीजन या कोई जैसे यहाँ से नॉर्थ की तरफ और ज़्यादा जाती हैं तो एडजस्ट होने में बहुत टाइम लेती हैं। तो कांकरेज का आपको कैसा लगता है? एक कांकरेज में एक ये ब्यूटी है, कांकरेज ये एक्चुअली इवोल्व नॉर्थ गुजरात रीजन से ही हुई है और यहाँ का
टेम्परेचर मीन्स एरिड रीजन में आता है, तो उसके ये टेम्परेचर 5 डिग्री भी जाता है और 45 डिग्री भी जाता है। और कभी भी आप ये काकरेज ठंडी में भी एडप्ट कर लेती है और 45 डिग्री में भी। एक ये ब्यूटी भी है। और उसका मिल्क प्रोडक्शन अभी 45 डिग्री टेम्परेचर जाएगा फिर भी मिल्क प्रोडक्शन पर कुछ मीन्स कम होता है, ऐसा जनरली आप देखेंगे कि ये क्रॉस ब्रेड है, फॉरेन की गाय, वो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी खाना भी बंद कर देती है और मिल्क प्रोडक्शन भी एकदम 50% हो जाती है। लेकिन काकरेज गाय में मिल्क प्रोडक्शन हमने देखा है कि कई बार तो ऐसा हो कि जब टेम्परेचर बढ़ा है तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और आप देखेंगे कि बफेलो है या क्रॉस ब्रेड एचएफ, वो खाने का 50% कर देती है। लेकिन काकरेज गाय में ये टेम्परेचर का तो मैंने अभी तक देखा है, मैं यहाँ मीन्स 30 साल से काम कर रहा हूँ, कभी भी ये टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा एडेप्टेबिलिटी, एक एक्सटर्नल पैरासाइट, आप क्रॉस ब्रेड और ये देखेंगे तो उसको जो टिक्स माइट्स लगते हैं और उससे भाई प्रोटोजोअल डिजीज़ भी चालू हो जाते हैं। काकरेज में टिक्स लगेंगे मैंने तो अभी तक काकरेज में टिक्स देखे ही नहीं है हमारे फार्म में, इतना बड़ा फार्म है फिर भी टिक्स नहीं देखे हैं। फिर और टिक्स है तो भी वो निकल जाएंगे, लेकिन इसमें प्रोटोजोअल डिजीज़ उसके अगेंस्ट बहुत रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर इसमें आप देखेंगे मस्टाइटिस का चांसेस बहुत कम रहता है, रिपीट ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन के प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। सर अभी आप बता रहे थे 30 साल से आप इस केंद्र को जुड़े हुए हैं, तो इन 30 सालों में आपकी जितनी याददाश्त से अभी तक आप और मौजूदा स्थिति है, कुछ बुल्स के बारे में आप जानकारी दीजिए कि आपने ऐसे ऐसे बुल्स देखे हैं, उनकी क्या खूबी रही, कोई नंबर, कुछ खास नंबर का बुल रहा हो जिसने इतना रिकॉर्ड बनाया या उसकी इतनी प्रोजनी अच्छी आई, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारा एक प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा था। पहले तो हम क्या है कि हम बुल ऐसे ही, हमारे पास सीमेंट स्टेशन नहीं था, तब बुल का रिकॉर्ड उसकी माँ के हिसाब से रिकॉर्ड देख के हम फील्ड में किसी को भी बुल ही दे देते थे। और उसके बाद का फॉलोअप हमारे पास, वो फार्मर्स ने कितना यूज़ किया, इसकी बछड़ी आई, वो फीडबैक हमारे पास नहीं थे। लेकिन अब हम एआई कर रहे हैं, फील्ड में भी एआई कर रहे हैं, हमारे बुल के तो 2-3 बुल है, नंबर तो अभी मुझे याद नहीं, लेकिन 1155 नंबर का बुल है वो, और 1891 नंबर बुल, वो बुल की प्रोजनी बहुत अच्छी आई। एक गेलू बुल था, उसकी भी प्रोजनी अच्छी। अभी ये मैं बोल रहा हूँ कि 1891 नंबर का बुल था, वो तमिलनाडु यहाँ से लेके गए। वो तो हमने सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा था, और उसको बोले थे कि हम ये नेचुरल सर्विस में आना मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार हम सिलेक्शन का मीन्स सीमेंट स्टेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं तो फिर कांकरेज बुल में ऐसा रहता है कि वो एडप्ट नहीं, फिर नेचुरल सर्विस में फिर भी वो ले गए और वहाँ वो चालू हो गया। उसका हाँ नेचुरल में उसकी माँ का दूध 45,000 प्लस था, 100 प्लस था। अच्छा, तो वो बुल यूज़ हो रहे हैं। अभी गेलू का बुल भी, गेलू के बुल का सीमेंट का भी बहुत डिमांड है। उसको भी एक फार्मर्स कर्नाटक से आया और वो ले गए थे कर्नाटक में गेलू बुल। सर जैसे दांतीवाड़ा में आपके केंद्र में गायें दिखती है ना, लेकिन वो बाकी जगह दिखती नहीं है, तो क्या मतलब आपके अनुभव के बाद या आपके दांतीवाड़ा के काम के बाद ऐसी अवेयरनेस फैली है कि अब लोग ब्रीडिंग की तरफ बढ़े हैं और ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं? हाँ, अभी क्या है कि अभी ये काकरेज गाय का हमारा जो रिकॉर्ड देख के कहीं से भी वो निकल, अभी वो काकरेज की अवेयरनेस बढ़ी। अब ऐसा नहीं है, पहले तो काकरेज गाय रखते थे तो क्या है कि सुबह बांधा, दूध निकाला, छोड़ दिया, गांव में घूम के आई और शाम को दूध मिल्किंग का टाइम हुआ तब लाके दूध निकालते थे। वो उसको 1-2 लीटर ही दूध दे। अभी वो मैनेजमेंट कर रहे हैं अच्छी तरह, सीमेंट डोज यहाँ से ले जाके यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट आता है। और हमारा जो हमने एक 2010 में एक गेला गौशाला उसको एडप्ट किया था एआई के लिए ही खाली, तो वहाँ पे भी अभी एवरेज 10-12 लीटर दूध देने वाली गाय है वहाँ पे भी, जो एक पांजरापोल या गौशाला जिसको ट्रस्ट मैनेज कर रही है, उसके पास फंड है तो खाना मिलता है, फिर भी वहाँ पे गाय ऐसी अच्छी तरह मैनेज हो रही है। लेकिन मैनेजमेंट तो पहले चाहिए ही। आप किसी भी अच्छी गाय ले ला के रख दो और खाना नहीं मिला तो वो नहीं हो सकेगा। आपको मैनेजमेंट तो अच्छी तरह उसको, ऐसे हमारे ये काकरेज गाय की आप सोचोगे कि वो क्रॉस ब्रेड, उसके कंपैरिजन में रिक्वायरमेंट भी
बहुत कम है। हमारे पास यहाँ हम दिन में 2 टाइम ही फीडिंग करते हैं, एक मॉर्निंग में 10-11 बजे और शाम को 3-4 बजे। उसके सिवा 2 ही बार हम फीडिंग करते हैं, उसके चारा नहीं डालते हम। तो चारे के अलावा कुछ दाना या इस तरह दाना की हम जरूरत होती है? दाना हम ऐसे ड्राई नॉन मिल्किंग उसको हम डेली के 1 kg ये जो रेडीमेड कॉन्सेंट्रेट फीड आता है वो खिलाते हो। और मिल्किंग एनिमल्स है उसको हम उसके मिल्क प्रोडक्शन का 50% प्लस 2 kg दाना देते हैं। और बछड़ी कोई भी गाय है बछड़ी को भी और हम 1 kg और थ्रू आउट ईयर मीन्स सभी एनिमल्स को उसके स्टेटस के हिसाब से दाना मिलता रहता है। और फार्मर्स क्या करते हैं, एक बार दूध बंद हुआ तो उसको दाना देना बंद करता है। उससे प्रॉब्लम ये है वो हिट में भी नहीं आएगी, कई बार प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा भी नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट काविंग में उसका दूध नहीं है। लेकिन दाना उसको मीन्स उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट। हम ये गाय को अभी पूरे हमारे शेड में पूरे 2 बजे से दूसरे दिन 9 बजे तक खुली ही रहती है। उसको पानी जितना चाहिए वो पी सकती है। पानी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको थ्रू आउट डे उसको एक्सेप्टेबल पानी मीन्स मिलना चाहिए, उसको इच्छा है तब पानी पी सके। ऐसे आप कई बार ऐसा है कि फार्मर्स ने बांध दिया एनिमल्स को, उसको पानी एक ही बार पिलाया, लेकिन समर में उसके रिक्वायरमेंट पानी के रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसको बांध के रखने से भी, लेकिन वो समर में 3 टाइम पानी दिखाना है उसको, पीना है तो पिए नहीं तो, लेकिन दिखाना तो है ही 3 टाइम। सर जैसे भारत में कई ऐसी ब्रीड्स भी हैं जिनमें मिल्क नहीं है, चाहे यहीं हम गुजरात से लगे हुए डांग क्षेत्र से डांगी चले जाएं या कहीं लाल कंधारी चले जाएं महाराष्ट्र में, और कई वेचूर चले जाएं, कुछ भी ब्रीड पर चले जाएं, पहाड़ में आप जाएं तो आप बद्री चले जाएं, बद्री जिनमें मतलब दूध कम होता है। तो क्या ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के जरिए ऐसा कोई तरीका है कि हम इन गायों का भी दूध बढ़ा सकते हैं? हाँ, जनरली इसमें क्या है कि हमारे 70 में वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने चालू किया था वाइट रिवॉल्यूशन कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन मीन्स तभी हमारे पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट थी उससे 50 ml पर डे का पर ह्यूमन बीइंग को मिल रहा था। अभी वर्ल्ड में पर कैपिटा कंजप्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अभी पर पर्सन को हम एवरेज निकाले 400 ml दूध पर डे का मिल रहा है, इतना प्रोडक्शन है। तो वो वाइट रिवॉल्यूशन के लिए हमने क्रॉस ब्रीडिंग चालू किया था 1970 में, तब क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू किया था। और उसका मोटो ऐसा ही था कि जो भी कम दूध देने वाली है उसमें हम फॉरेन से जो सीमेंडोज लाए HF के और जर्सी के, तो उसके लिए हमने ग्रेडिंग अप करने के लिए उसका क्रॉस ब्रीडिंग किया था। लेकिन फिर क्या चालू हो गया कि कोई भी गाय में ऐसा नहीं, अच्छी गाय है उसको भी हमने HF के डोज डाल दिए, और गिर को भी हमने HF के डाल दिए। गिर जनरली वो मिल्क प्रोडक्शन दे रही थी, लेकिन गिर के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया, अच्छी जो नस्ल थी साहिवाल उसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके पूरा ऐसा वो स्पॉइल कर दिया हमने जेनेटिक मटेरियल जो अच्छा था। लेकिन आप ये सब एनिमल्स में जो कम प्रोडक्शन है उसमें भी हम क्रॉस ब्रीडिंग फॉरेन से ला के करने से अच्छा है कि हमारे गिर गाय का या कांकरेज गाय का हम सीमेंट डोज रख के उसको भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मतलब करना पड़ेगा तो, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग ही अपनी क्रॉस देसी ब्रीडिंग, हाँ, तभी लेकिन इंडिजिनियस ब्रीड से ही हम क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या जैसा भी आपने कहा कि HF जर्सी से हमने क्रॉस ब्रीड कराया और नस्लें अपनी भी खराब की, तो क्या दोबारा से वो रिवर्स या बैक ब्रीडिंग कर सके, हम सुधार सकते हैं? बैक ब्रीडिंग एक बार ब्लड आया लेकिन तो उसको भी बैक क्रॉसिंग कर सकते हैं। हाँ। अभी ये क्रॉस ब्रीड है 50% है, उसको हम गिर से ही गए तो हम 6 जनरेशन तक 98.5 तक प्योरिटी ला सकते हैं, 6 जनरेशन तक बैक जाके, तो वो कर सकते हैं हम। अभी हम क्रॉस ब्रीडिंग बंद कर दे और इंडियन ब्रीड के ही हम सीमेंडोज यूज़ करने लगे तो बैक क्रॉसिंग हो सकता है। तो ये HH पंचासरा सर थे और बहुत रिसर्च इन्होंने किया है और पिछले 30 साल से इस कांकरेज केंद्र और दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी में से ये जुड़े हुए हैं। और आज दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है, कांकरेज गाय एक बड़ी पहचान बन के इस क्षेत्र से उभरी है और अपनी कैपेसिटी को साबित कर रही है।
और भी बहुत कुछ है इस दांतेवाड़ा केंद्र पर। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर आइए। आप जब भी डेयरी फार्मिंग में, गौशाला खोलने में अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यहाँ आके इस केंद्र का काम एक बार ज़रूर देखिए। और यहाँ पर देश में ही नहीं, दुनिया के हर यूनिवर्सिटी को आके रिसर्च करनी चाहिए कि कांकरेज यानी गुजेरा में कितनी कैपेसिटी है। तो सर, आपने समय दिया IFI ZCI से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।